नहीं अच्छा जगह है। लिखा लास्ट टॉपिक का, दिखा तो बेटा। सर ये बुक में नहीं है, वो दूसरी बुक में। बेटा लास्ट टॉपिक का दिखा ना। क्वेश्चन दिया है। नहीं, न्यूमेरिकल से पहले वाला। व्हीटस्टोन मेटल ब्रिज एप्लीकेशन के बाद कैल्विन्स लिया है क्या? सिर्फ व्हीटस्टोन लिया है ना? रखू लास्ट का डायग्राम याद है? रख दे इसको, रख दे इसको, रख दे। और कोई बेटा रख दे इसको। लास्ट टाइम ड्रॉ किया था ना, फिर से ड्रॉ करने गए। पूछो क्यों? सही बोला। इतने नीचे है ना सब। और कुछ बचा है? नहीं। फिर से ड्रॉ करना है। ये नहीं चल रहा है ना तीनों?
हाँ वो, पर ये है पॉइंट उसका गया है। टॉपिक बाद में लिखता हूँ, एक लाइन इसका ही है बस। ये नहीं है, सिर्फ यही बनाना है। हो गया ड्रॉ करके? दोनों में कोई डिफरेंस?
बोलो ना डिफरेंस। ये कौन सा था? बस विटस्टोन। कैल्विन करके साइंटिस्ट है, सुना है ना आप लोगों ने? लॉर्ड कैल्विन, नहीं सुना है? उन्होंने बहुत जगह पे रिसर्च किया था, बहुत फील्ड में, तो टेम्परेचर में उनका नाम है, सुना है ना? टेम्परेचर के अलावा केमिस्ट्री में भी उनके नाम आएंगे, रिएक्शंस में कहीं तो आपको आएंगे, अगर अभी नहीं है तो आगे फ्यूचर में आफ्टर 12th के बाद, क्योंकि मैंने मेरे एमएससी तक तो पढ़ा है। आगे देखते हैं। कैल्विन जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक मेथड बताया था जो विटस्टोन जैसा ही है। विटस्टोन में हमें क्या ढूंढना था? अननोन रेजिस्टेंस। उसके लिए हमने यहाँ पर एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और हमने ना दो एल शेप स्ट्रिप्स लिए, बीच में आई शेप स्ट्रिप्स लिए, दो एंड पे हमने एक वायर ज्वाइन कर दिया। वायर 1 मीटर का, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम है मीटर ब्रिज। वायर 1 मीटर का यूनिफॉर्म वायर है, मतलब उसका ऑल साइड से डायमीटर सेम है, ठीक है। फिर हमने ए और सी पॉइंट के अक्रॉस क्या कनेक्ट किया? बैटरी की रियोस्टेट। रियोस्टेट में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3। इसमें से कितने कनेक्ट होते हैं? 2, और एक हम लोग फ्री छोड़ देते हैं। तो देखो ये टर्मिनल्स और ये टर्मिनल्स कनेक्टेड है और ये टर्मिनल्स हमने फ्री छोड़ा है, सेम उधर भी। अब जब भी हमें जॉकी पता है ना आपको, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, तो गैल्वेनोमीटर का कौन सा टर्मिनल्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा टर्मिनल जॉकी को कनेक्ट होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा टर्मिनल्स कनेक्ट होता है? गैल्वेनोमीटर का कौन सा टर्मिनल्स जॉकी को कनेक्ट होता है? कौन सा वाला टर्मिनल्स? हमेशा नेगेटिव, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से नेगेटिव कहां निकलेगा? जॉकी के लिए, और पॉजिटिव जाएगा पॉइंट बी पे। जब गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी निकला है उस जॉकी को यहां टच करेंगे तो क्या दिख रहा था हमें? गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या दिख रहा था हमें? अरे बोलो ना, याद है? नहीं है? बोलो, भूल गए ना? देखो बहुत सिंपल है, ये क्या है? मेटल स्ट्रिप्स। ये मेटल स्ट्रिप्स, ये वाला 1 मीटर लॉन्ग वायर, यहां से क्या कनेक्टेड है? करंट को यहां से निकल के इधर गया, तो इधर गैप दिखा ना आपको? ये गैप को क्या नाम दिया हमने? गैप को नाम क्या दिया था? नहीं, नाम था लेफ्ट गैप, राइट गैप, पता है ना? लेफ्ट गैप में हमने क्या कनेक्ट किया? अननोन, और यहां पर नोन रेजिस्टेंस। बैटरी ऑन करते ही, की कनेक्ट करते ही करंट यहां से निकल के इधर पहुंचा। करंट के पास कितने ऑप्शन है अभी? 2, एक यहां से होकर यहां पर आने के लिए और एक सीधा होकर यहां पर आने के लिए, बराबर। जॉकी को जब तक हमने टच नहीं किया था, करंट के पास 2 रास्ते थे, पर जॉकी को इधर टच करते ही करंट के पास कितने रास्ते आ गए? 3। तो जो करंट यहां से निकला है वो डायरेक्टली जॉकी के थ्रू गैल्वेनोमीटर से बी पॉइंट पहुंचेगा, जिससे उसको ये रेजिस्टेंस फेस ना करना पड़े या कम से कम फेस करना पड़े, ठीक है। उसके बाद करंट यहां से किधर जाएगा? आर के थ्रू अपने रास्ते पे वापस आ जाएगा। तो ऐसे केस में गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जॉकी के थ्रू जा रहा है, तो इसके लिए ये क्या करेगा? वन साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वन साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग जॉकी को यहां से उठा के सी पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो जो करंट यहां से इधर पहुंचा उसके पास कितने रास्ते हैं? यहां से कितने रास्ते हैं? 2, एक रास्ता यहां से है और एक सीधा है, ठीक है। बट यही करंट जब इधर पहुंचेगा तो उसके पास कितने रास्ते हो जाएंगे? और 2, यहां से एक आर के थ्रू जाने के लिए और एक डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर से जॉकी के पास पहुंचने के लिए, समझा ना? तो ऐसे केस में करंट इधर आने के बाद इसको फेस करने की जगह पे गैल्वेनोमीटर से होके डायरेक्टली जॉकी में जाएगा, गैल्वेनोमीटर से जॉकी में जाएगा, तो डिफ्लेक्शन किधर जाएगा? अदर साइड, समझा? 2 साइड ऑपोजिट डिफ्लेक्शन जा रहा है, हमें क्या चाहिए? नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए। तो हम जॉकी को यहां रख के टैप करते करते एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, वो पॉइंट पे पहुंचते ही गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? नो डिफ्लेक्शन, समझा?
गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा है, ना गैल्वेनोमीटर से जॉकी ना जॉकी से गैल्वेनोमीटर, समझा? इसका मतलब करंट इधर आके दो रास्ते पे जा रहा है, एक ये और एक सीधा, ये दोनों कनेक्टेड होने के बावजूद भी करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कैसे बन गए? इक्विपोटेंशियल। ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल बन गए, ठीक है? इक्विपोटेंशियल मतलब इस पॉइंट के ये साइड का रेजिस्टेंस और इस पॉइंट के ये साइड का लेंथ का रेजिस्टेंस सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x अपॉन LX रेशियो दोनों का इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के ऊपर वाला रेजिस्टेंस और उन दोनों पॉइंट के नीचे वाली लेंथ का रेजिस्टेंस सेम है, तो R अपॉन LR। फॉर्मूला मॉडिफाइड करके हम क्या लिखेंगे? x अपॉन R इक्वल टू LX अपॉन LR। इसके ऊपर आपने भरपूर न्यूमेरिकल सॉल्व किए, बराबर। हमने यहां पर डिफ्लेक्शन क्या देखा? दोनों साइड, और हमने उसको क्या किया बाद में? नल डिफ्लेक्शन किया, यानी जीरो पे लिखकर आए हम लोग, बराबर ना। अब केल्विन क्या बोल रहा है कि आप जब अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो ये फॉर्मूले से, तो क्या आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो? आंसर है यस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर किधर कनेक्ट करना पड़ेगा? जहां अननोन कनेक्टेड था वहां पर। तो हमने गैल्वेनोमीटर अननोन की जगह पे लाया। अब ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना है। प्रॉब्लम क्या है? ये गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, बराबर ना, और डिफ्लेक्शन नल होने पर हमें पता चल रहा था कि ये पाथ में से कोई करंट नहीं जा रहा है। तो अब गैल्वेनोमीटर यहां से उठा के इधर लगा दिया, तो यहां कोई गैल्वेनोमीटर लगेगा या नहीं लगेगा? करंट डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए यहां लगेगा ना, बट यहां पर केल्विन बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर नहीं लगा के भी आप है ना चेक कर सकते हो कि उस पाथ में करंट नहीं पास हो रहा है। तो उन्होंने उसके लिए क्या बताया कि आप गैल्वेनोमीटर इधर कनेक्ट करो और यहां से डायरेक्टली जॉकी कनेक्ट करो। अब होगा क्या कि जो करंट यहां से निकला है इधर पहुंचा है, इसके पास ओरिजिनली कितने रास्ते हैं? दो। एक जाएगा वायर से थ्रू होके रेजिस्टेंस से वापस, और एक जाएगा गैल्वेनोमीटर से होके BR से होके यहां से घूम के जाएगा, बराबर। दो रास्ते हैं, पर इन दोनों रास्ते में आपने जॉकी को टच नहीं किया है। जॉकी को टच नहीं किया है तो क्या गैल्वेनोमीटर में करंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? समझे ना मेरा क्वेश्चन? फिर से रिपीट करता हूं। जब हमने गैल्वेनोमीटर इधर कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट किया है और जॉकी टच नहीं किया है, तो यहां से निकला हुआ करंट इधर पहुंचेगा, बराबर। इसके पास करंट के पास कितने रास्ते हैं? दो। एक रास्ता है वायर के थ्रू डायरेक्टली जाकर यहां से ऐसे आने का, और एक रास्ता है यहां से होकर इधर से होकर ऐसे आने का। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये गैल्वेनोमीटर में करंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? करंट दोनों रास्ते से जाएगा बेटा। करंट के कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। एक 100% है, उसका तो 1 + 99 भी कर सकता है, 2 + 98 भी कर सकता है, से कितने भी मल्टीपल फ्रैक्शन कर सकता है। तो दोनों रास्ते में करंट जाएगा, बट करंट मैक्सिमम वो रास्ते से जाएगा जहां पर उसको मिनिमम रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। ये समझ रहे हो? तो मैं ये बोल रहा हूं, क्या गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो रास्ते में आ रहा है। यहां से जो करंट इधर से मेटल स्ट्रिप से गैल्वेनोमीटर से होके ही तो आर में जाकर यहां से बाहर आएगा ना, क्योंकि जॉकी तो कनेक्टेड नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा, बराबर ना। इस केस में क्या हो रहा था? जॉकी टच नहीं करने पर गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा था? 0। जॉकी टच करे बिना 0 दिखा रहा था। जब जॉकी को मैंने ए पे टच किया था इस केस में, तब जाके मुझे वन साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, बराबर ना। पर वहां पर केस क्या दिख रहा है? बिना जॉकी टच करे भी गैल्वेनोमीटर मुझे करंट दिखा रहा है। समझे कि नहीं? तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट दिखेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। ऐसा कुछ होगा। गैल्वेनोमीटर मुझे करंट दिखाएगा। अब वो करंट जो दिखा रहा है वो ना तो 10 12 कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो मैं 12 ले लेता हूं। चलो 12 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ओके। अब मैं जॉकी को लेकर आ रहा हूं पिक्चर में, और जॉकी को मैं इधर टच कर रहा हूं। इधर टच करते ही अभी यहां से आने वाले करंट के पास कितने रास्ते हो गए? 3। एक रास्ता उसके पास तो वायर के थ्रू था, एक रास्ता यहां से होकर जाने वाला था, और एक रास्ता सीधा जॉकी से बी तक जाने वाला था, जिससे उसको ये फेस ना करना पड़े।
और अगर ऐसा केस हो गया तो मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो होगा, जॉकी के थ्रू बी में जाएगा रेदर देन गैल्वेनोमीटर। समझे कि नहीं? इसका मतलब मैक्सिमम करंट ऐसे जा रहा है तो ये है ना एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा यहां पर, जो 12 दिखा रहा था उसको छोड़कर वो आ जाएगा 30 पे। ये समझा? अब आगे मैं यहां से जॉकी को उठा रहा हूं, क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? हाँ, मैंने जॉकी को यहां से उठा लिया, क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 12 जो पहले था, है ना। टच करने पर कितना दिखा रहा है? 30, उठाने पर 12। अब यही जॉकी को उठा के मैं सी पे लेके जाता हूं, तो यहां से आने वाले के पास करंट कितने रास्ते हैं? 2, एक सीधा जाने के लिए और एक ऐसे होकर यहां तक जाने के लिए। इधर आने के बाद करंट के पास कितने रास्ते? 2, एक जाएगा यहां से और एक जाएगा यहां से सीधा जॉकी के थ्रू। समझे कि नहीं? तो ऐसे केस में करंट जाएगा बी से लेकर जॉकी के थ्रू, तो ऐसे केस में ये डिफ्लेक्शन 30 ना दिखाकर अब वो दिखाएगा 0। बट 0 डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट ना, सही ना? 0 डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट ना, वो ये केस में था। उस केस में 0 डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट नहीं होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जैसा कनेक्टेड है और जॉकी नहीं टच करने पर भी तो 12 दिखा रहा था, मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है और ए पे टच करते ही ज्यादा जा रहा है और 0 पे टच करते ही कम जा रहा है, पर जा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि आपका डिफ्लेक्शन है ना इस 0 से 30 के बीच में ही लैंड कर रहा है, ये साइड तो जा ही नहीं रहा है। जबकि इस केस में क्या हो रहा था, ए पे टच करने पर इधर आ रहा था और सी पे टच करने पर इधर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं डी पॉइंट हम लोग यहां ढूंढ पा रहे थे, बराबर। उस केस में ए पे टच करते ही यहां जा रहा है, सी पे टच करते इधर जा रहा है, तो हम लोग है ना दूसरी साइड डिफ्लेक्शन देख ही नहीं पा रहे। केल्विन्स मेथड में गैल्वेनोमीटर से वन साइड डिफ्लेक्शन दिखाता है, अदर साइड डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा केल्विन्स मेथड एंड व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, WMB व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। दोनों एक्सपेरिमेंट मैडम लोग या टीचर लोग या सर लोग एक ही साथ कराते हैं जनरली, बट अगर आपको अलग अलग करवाया तो पहले ये करवाएंगे और इसमें आपको बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर 2 साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जब आप जॉकी को 2 साइड टच कर रहे हो तो, और आपको क्या ढूंढना है? 0 डिफ्लेक्शन। बट जब केल्विन आएगा तो ये रेजिस्टेंस हटा के गैल्वेनोमीटर इधर कनेक्ट करके देंगे और आपको बोलेंगे अब डिफ्लेक्शन दोनों साइड नहीं आएगा, वन साइड आएगा, और डिफ्लेक्शन वन साइड आएगा तो एक मैक्सिमम 30 आएगा और एक मिनिमम 0 आएगा। तो आप कैसे पहचानोगे कि इस पाथ में से करंट नहीं जा रहा है? इस केस में तो आपने पहचान लिया कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 मतलब इस पाथ में से कोई करंट नहीं, तो उस पाथ में आप कैसे पहचानोगे कि करंट गैल्वेनोमीटर सॉरी ये बी से जे के बीच में नहीं जा रहा है? उसके लिए एक ही तरीका है, जब आप जॉकी को टच नहीं कर रहे थे कितना आ रहा था डिफ्लेक्शन? 12। तो जॉकी को टच करने के बाद भी कितना आना चाहिए? 12। अगर 12 वापस आया इसका मतलब जॉकी टच करो या न करो, करो या न करो, उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है। समझे कि नहीं? है ना। इस केस में जॉकी डी पे टच करते थे तो 0 आ रहा था, उठाते थे 0 आ रहा था, टच करने पर भी 0 आ रहा था, इसका मतलब उस रास्ते में कोई करंट नहीं है। और ऐसे केस में जब जॉकी उठाया तो गैल्वेनोमीटर 12 दिखा रहा है, ए पे टच करते ही 30 दिखा रहा है, सी पे टच करते ही 0 जा रहा है, तो उठाने पर 12 आ रहा है, तो टच करने पर फिर से कितना आना चाहिए? 12। तब जाके आपके बी और जे वाले रास्ते में या बी या डी वाले रास्ते में कोई करंट नहीं है। समझे कि नहीं? तो आपको वापस 12 लाना है। तो आप क्या करोगे, इधर 30 था, टैप करते जाओगे, कोई तो पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन फिर से 12 दिख जाएगा, और अगर फिर से 12 दिखा इसका मतलब उस रास्ते में कोई करंट नहीं है, मतलब आपका ब्रिज बैलेंस है। तो केल्विन्स मेथड ये बता रहा है कि एक ही गैल्वेनोमीटर लगा के गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी ढूंढ सकते हो और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हो, यानी ब्रिज को बैलेंस कर सकते हो। एक ही गैल्वेनोमीटर आप 2 लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर भी लगाओ तो भी चल जाएगा, बट क्यों लगाने का? जब एक से काम हो रहा है तो 2 क्यों लगाने का? मेथड जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड रखना होता है, ठीक है। अब यहां पर आपका डिफ्लेक्शन कहां जा रहा था? मैक्सिमम 30, मिनिमम 0, और वापस कितना आ रहा था? 12। पहले भी 12, बाद में भी 12, तो इस मेथड को बोलते हैं इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड।
और यहां पर पहले वन साइड 30 जा रहा था, अदर साइड 30 जा रहा था, और आप क्या लेकर आ रहे थे? 0। तो इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। यहां पर कोई करंट नहीं है तो यहां का रेजिस्टेंस G और यहां की लेंथ LG, वहां का रेजिस्टेंस R और वहां की लेंथ LR, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हो G अपॉन R इक्वल टू LG अपॉन LR, ये फॉर्मूला लिख सकते हो इसकी जगह पे। ठीक है, अब क्या करो, डायग्राम बनाया ना, उसके नीचे सिर्फ इतना सा ही लिख लो, दैट्स इट। पूरा थियोरेटिकल पार्ट में भेज दूंगा आपको। क्योंकि उसमें से कम करंट जा रहा है। जनरली क्या होता है, करंट यहां आने के बाद है ना, ये रास्ता पकड़ रहा है और यहां से होके जा रहा है, और यहां से आने के बाद फिर वो यहां से होके निकल रहा है, तो ये रास्ते में कम से कम करंट जा रहा है, इसलिए 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। सुनो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना लगभग 90 या 100 होता है, हम लोग 100 पकड़ के चलते हैं। यहां आपने रेजिस्टेंस लगाया, मे बी वो ज्यादा लगा दिया है या कम लगा दिया है 100 से, चलो हम लोग कम पकड़ लेते हैं। कम कितना लेंगे? चलो 20 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर 100 है, यहां पर 20 है। ओके, ये वायर 100 सेंटीमीटर का है, ये वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो जनरली कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस? तो मैं पकड़ लेता हूं करीबन 500। ठीक है, अब देखो, जब आप जॉकी को यहां टच कर रहे थे, जॉकी को यहां टच कर रहे थे, तो जॉकी को क्या लग रहा था, सॉरी अपने करंट को क्या लग रहा था? करंट यहां से आने के बाद कितने रास्ते पे जाएगा? 3। कौन सा? एक वायर 500 ओम रेजिस्टेंस बराबर, एक ये वाला 100 प्लस ये 120, और फिर यहां पहुंच रहा है, और तीसरा यहां से जॉकी के थ्रू डायरेक्टली B जिसका रेजिस्टेंस है खाली 10, और फिर ये वाला 20, और यहां पर। तो जॉकी टच करने पर करंट कहां से ज्यादा जाने का सोचेगा? जॉकी से B के पास, क्योंकि एक रास्ते पे उसको कितना नड रहा है? 120 रेजिस्टेंस, एक रास्ते पे 500 और एक रास्ते पे खाली 10 प्लस 20 मतलब 300। तो मैक्सिमम करंट कहां से जाने का सोचेगा? जॉकी से लेकर बी पॉइंट, समझे ना? तो फुल डिफ्लेक्शन आया। अब आगे आपने जॉकी को सी पे टच किया, अब सी पे टच करते ही आपका करंट क्या सोच रहा है? यहां से जाएगा तो 500 ओम रेजिस्टेंस, यहां से गए तो 100, और अगर यहां से गए तो 10 और 110, और यहां से गए तो 20 और 120। तो ज्यादा करंट कहां से निकलेगा? यहां से निकल के इधर आएगा, इधर के बाद या तो इधर से जाए या तो इधर से जाए, दोनों से उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? 10 का ही फर्क पड़ने वाला है। तो वो उस हिसाब से यहां से या तो यहां से निकल जाएगा, तो यहां से जाने वाला करंट लगभग कम से कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर सीधा जाएगा तो उसको 500 ओम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, इसलिए करंट है ना ये रास्ता पकड़ेगा या तो ये पकड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन जो पहले मैक्सिमम था ना, अब वो मिनिमम होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं 0 होगा, मिनिमम होगा। 0 जनरली नहीं होता है, बट आइडियली 0 होता है, प्रैक्टिकली 0 नहीं होता है। तो होगा वो 2, 5, 7 कुछ तो होगा, उस 0 तक तो नहीं आता है। अगर आपका एपरेटर एकदम अच्छा है, नया वाला फ्रेश है, पहली बार यूज हो रहा है, तो 0 आने के चांसेस है, वो आइडियल कंडीशन है। 2-3 साल से या बाबा आदम से चल रहा है प्रैक्टिकल्स, तो फिर चांसेस है कि 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
पहले एस बनाया, फिर वहां से कॉर्नर से शुरू किया, यहाँ नीचे तक लेकर आए, फिर यहाँ से घूम के ऊपर पे खत्म किया। हेलो,
नंबर मैं बता देता हूँ, एक के बाद 2 2, फिर 5 10, फिर 20 20, 2 बार डबल आएगा, 20 20 50 100 200 200 500 1000 2000 2000, बताया ना मैंने, 1000 फिर 2000 2000। मजा आ रहा है इसलिए। पाँच सौ, फिर 1000 2000 2000,
अभी पूछा नहीं टॉपिक का नाम। अच्छा हटने बोलो, देना उसको। मंगल बेटा साइड में आना, उसको दिख नहीं रहा है पीछे। मैं लिखूं या मैं बोलूं, आप लिखोगे? तीन हजार नहीं है। आपने 3 का कॉइन देखा है? नहीं ना। 1 रुपए का कॉइन होता है ना, 2 का होता है ना, 5 का होता है ना, 10 का होता है ना, 20 का होता है ना कॉइन, 50 का नोट देखा है ना, 100 का होता है ना। बिल्कुल वैसे ही सारे। इससे फायदा क्या होता है पता है? अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो आप ये की रिमूव करके वो रेजिस्टेंस ला सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 44 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या रिमूव करोगे? 20 के 2 और 2 के 2। इसलिए आपके 20 के 2 होने चाहिए ना, समझे कि नहीं? है ना? तो कोई भी नंबर आप ला सकते हो। 39 चाहिए तो आप क्या करोगे? 20 का 1, 10 का 1, फिर 5 का 1, 35, 2 के 2, फिर से 2 के 2 लगने वाले ना, समझे कि नहीं? तो कोई भी नंबर के रेजिस्टेंस के लिए 2 के नंबर डबल होते हैं। 2 डबल, 20 डबल, 200 डबल, 2000 डबल, सारे नंबर कवर हो जाते हैं। ठीक है? ऊपर है ना? नहीं नहीं, ये 10 टू द पावर 1 है, 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है। ये 10 है, 100 है, 1000 है, वो अलग है। यहां से चालू होता है ये।
स्केल दो ना मुझे प्लास्टिक का।
मिला मिला। करता हूँ, डन हो गया लिख के। कहाँ तक? अच्छा ठीक है। तू कैसे फास्ट लिख लेता है? डायग्राम ड्रॉ करता है? तुम लोग फिर पीछे कैसे रह जाते हो? थक गई? शुरू करूं? बुक्कड़ लोगे तुम लोग, टाइम खाते हो। हाँ। तू कब तक आएगा? अब तक तो डायग्राम पे अभी भी नहीं लिख रहे
चलो ना, बस करो ना। डन ना? नौटंकी लोग है ना, सिखाने के बाद आराम से लिखो ना। फिर मैं और लिखने जाऊंगा तभी चप्पड़ चप्पड़ करोगे। गलती से तेरे सामने देखा। 24/7। चलो शुरू करते हैं स्ट्रेन गॉस से। क्या आपको ये व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज दिख रहा है? ये व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज दिख रहा है? मीटर ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन नेटवर्क, सॉरी, व्हीटस्टोन नेटवर्क दिख रहा है। उसके दो टर्मिनल्स पे हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? हर बार बैटरी एंड की कनेक्ट करते हैं, जो एक्सटर्नली होता है। और आमने सामने वाले दो पॉइंट के बीच में क्या कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लो होता है वो देखने के लिए। इस बार हमने गैल्वेनोमीटर को हटा के क्या किया? वहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगाया। मतलब हम जानना चाहते हैं कि कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया। वैसे आपको 4 रेजिस्टेंस दिखेंगे, जिनमें से 2 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड चौथा वाला ये रेजिस्टेंस, उसमें से R1, R2 रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है? स्ट्रेन गॉज कहाँ यूज होता है? यूज टू मेजर स्ट्रेन इन द मटीरियल। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन गॉज यूज टू मेजर स्ट्रेन इन द मटीरियल। स्ट्रेन मतलब कितना फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कितना खिंचाव है ना। कोई मटेरियल पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो स्ट्रेस की वजह से मटेरियल बेंड हो रही है। हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि वो मटेरियल बेंड हुई या नहीं हुई, क्योंकि नेकेड आई से वो समझ में नहीं आता। बट माइन्यूट अमाउंट ऑफ बेंडिंग की वजह से भी आगे जाकर बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे केस में हम लोग स्ट्रेन गॉज का यूज करते हैं, जिससे वो चीज फ्लैट है या थोड़ी सी बैंड हुई कि नहीं वो जानने के लिए। ठीक है। जनरली स्ट्रेन गॉज में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायरेक्टली स्ट्रेन की वैल्यू शो करता है कि कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन हुआ है। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 से 3000 ओम होती है, यानी ये स्मॉल से स्मॉल चेंज भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। अब मैं आपको स्ट्रेन गॉज जो दिख रहा है ना, वो डायग्राम दिखा देता हूं कि कैसा दिखता है वो, और उसके बाद वो स्ट्रेन गॉज कहां यूज होता है वो बता देता हूं। तो ये देखो स्ट्रेन गॉज है, ये दिखा। येलो कलर के ये जो जिगजैग वायर्स है ना, वो वायर्स वहां अंदर होते हैं। 2 टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, और वो 2 टर्मिनल्स के बाहर वायर कनेक्टेड है। इतना छोटा सा एक स्ट्रिप होता है स्ट्रेन गॉज। अभी लगता कहां पर है? उस बॉडी पे जो वो बॉडी हम लोग बैंड करने वाले हैं या बैंड होने वाली है। तो ऐसे केस में आप देखो जनरली क्या करते हो, कोई एक स्फेरिकल सिलेंडर बनाते हो मेटल से। अब वो स्फेरिकल सिलेंडर प्रॉपर स्फेरिकल है कि नहीं वो जानने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेन गॉज कनेक्ट करेंगे। तो ये देखो मेटल सिलेंडर, ठीक है, और वो सिलेंडर में हमने 4 जगह पे स्ट्रेन गॉज लगाया है, और चारों स्ट्रेन गॉज सेम होने चाहिए, वैल्यू सेम शो करने चाहिए। तो देखो यहां पर एक स्ट्रेन गॉज है, यहां पर एक स्ट्रेन गॉज है, इधर एक स्ट्रेन गॉज है, इधर एक स्ट्रेन गॉज है, और वो सरफेस ऐसा बैंड कर रहा है। तो यहां से जो बैंडिंग है और यहां से जो बैंडिंग है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तब जाके वो स्फेरिकल जो भी है या सिलिंड्रिकल चीज बनेगी। बीच में हमने क्या किया है? वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। तो बीच में ना सभी स्ट्रेन गॉज के कनेक्शन करके वहां से हमने आउटपुट निकाला है। अगर हल्का सा भी वहां पर बैंडिंग प्रॉपर नहीं रहेगा तो ये वोल्टेज आउटपुट हमें कुछ वैल्यू दिखाएगा, और वो वैल्यू के हिसाब से हम उसको या तो ऊपर करेंगे या तो दूसरे वाले चीजों को नीचे करके स्ट्रेन गॉज को मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो ये केस में देखो R1 और R2 दो रेजिस्टेंस कैसे फिक्स्ड है और दोनों की वैल्यू सेम है। मान लो दोनों की वैल्यू 100 है, तो रेशियो कितना बनेगा? 1, क्योंकि हम ये दोनों का रेशियो करते हैं।
अब ये साइड पे R3 जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, और वो वेरिएबल इसको बैलेंस करने के लिए बना है। तो आगे हम क्या बोलते हैं, इन अ व्हीटस्टोन नेटवर्क फोर्थ आर्म रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेन गॉस। ये फर्स्ट आर्म है, ये सेकंड आर्म है, ये थर्ड आर्म है और ये फोर्थ आर्म है। फोर्थ आर्म को हमने रिप्लेस करके स्ट्रेन गॉस कनेक्ट किया। नेक्स्ट, दो रेजिस्टेंस R1 R2 फिक्स्ड भी है और सेम रेजिस्टेंस भी है, जैसे हमने बताया 100-100। नेक्स्ट, R3 रेजिस्टेंस वेरिएबल है। जब कोई फोर्स स्ट्रेन गॉस पे नहीं रहेगा तो वैल्यू ऑफ R3 को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जिससे आउटपुट वोल्टेज V0 जो यहां हमें दिखना चाहिए वो कितना दिखना चाहिए, 0। ये समझा आपको? R3 रेजिस्टेंस को ऐसा एडजस्ट करना है, जब किसी स्ट्रेन गॉस के ऊपर कोई फोर्स नहीं है ना, तो यहां का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। तो यहां का भी रेजिस्टेंस को ऐसा एडजस्ट करेंगे जिससे आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिले, 0। ठीक है, आगे, this indicate bridge is balanced and strain in the strain gauge is 0। आगे, due to stretching and compression, अगर स्ट्रेन गॉज जहां कनेक्टेड है वहां अगर स्ट्रेचिंग हुआ है या कॉम्प्रेशन हुआ है तो स्ट्रेन गॉज भी स्ट्रेच या कॉम्प्रेस होगा, तो स्ट्रेन इन द स्ट्रेन गॉज डेवलप। और ये स्ट्रेन गॉज जो है वो हमें क्या दिखाएगा, सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड आउटपुट दिखाएगा बिटवीन ए एंड बी। ये समझा आपको? आगे, मोर द स्ट्रेन मोर विल बी द आउटपुट वोल्टेज। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा। By adjusting the value of R3 we can make output voltage V0 to show zero deflection। और अगर हमने R3 को एडजस्ट करके डिफ्लेक्शन 0 कर दिया, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस आ रहा है R3 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन इन द स्ट्रेन गॉज। समझा? तो स्ट्रेन गॉज व्हीटस्टोन नेटवर्क के बेस पे बना है, इसलिए ये उसका एप्लीकेशन है। अब आते हैं पीओ बॉक्स के ऊपर, तो ये देख लो, ऐसा एक वुडन का बॉक्स है, पीओ बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स में सारे कीज आपको दिखेंगे जो एस शेप में कनेक्टेड है, तो वही हमारे एस शेप में कनेक्टेड है। इधर दो आपको टैप की दिखेंगे, जो वहां पर लिखा है K1 K2, दोनों टैप की है। इसके बाहर हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने वाले हैं। ये सारे कनेक्शंस में 3 पॉइंट आपको ऊपर दिखेंगे, ए पॉइंट जो इधर है, बी पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट इधर है और डी पॉइंट सीधा डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। अब जनरली वो चारों पॉइंट हमारे इधर है, ए, बी, सी और डी। आप ध्यान से देखोगे तो ए और बी के पॉइंट में ना 3 रेजिस्टेंस कनेक्शन है, और वो तीनों कैसे है, 10 के मल्टीपल्स। पहला 10, दूसरा 100, तीसरा 1000, या ऐसा भी हो सकता है, पहला 1, दूसरा 10, तीसरा 100। ठीक है, तो ये होगा 10 to the power 1, 2 and 3, या फिर 10 to the power 0, 1 and 2। यहां के रेजिस्टेंस को नाम क्या देंगे, P। तो देखो ए और बी के बीच में P कनेक्टेड है। सेम ऐसे बी और सी के बीच में भी सेम रेजिस्टेंस होंगे, अगर इधर 1, 10, 100 होंगे तो इधर भी 1, 10, 100 होंगे, या तो 10, 100, 1000 होंगे। तो सेम आपके ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, Q। तो देखो ए और बी और सी, उसके बीच में 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इतना समझा? अब C से लेकर D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड है। C और D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड है, जो हमें ढूंढना है। और बाद में C और D के बीच में आपका बाहर से एक रेजिस्टेंस था, और A से लेकर D के बीच में अंदर से रेजिस्टेंस है। तो A से D के बीच में अंदर से रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को नाम क्या दिया है, R। और उसकी वैल्यू क्या है, 1 से लेकर अप टू 5000 तक। हमने यहां पर कहीं लिखा है 1 से लेकर 5000 तक। कहां पर लिखा है, ये रहा। थर्ड आर्म रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से लेकर 5000 के बीच में होती है। तो आपका ये चारों रेजिस्टेंस जैसा हो गया। अब कनेक्शन कौन सा बाकी है, कनेक्शन बाकी है बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर। किधर है बी, मिडल में। किधर है डी, उधर। तो उसके बीच में गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है कनेक्टेड, बी और डी के बीच में। कैसे दिख रहा है आपको, बी और डी के बीच में यहां से बी से लेकर टैप की तक, टैप की से गैल्वेनोमीटर। देखो अगर ये टैप की को मैं प्रेस करता हूं तो गैल्वेनोमीटर डी से लेकर बी के बीच में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे और क्या बच रहा है, ए से लेकर बैटरी की रियोस्टेट सी तक जाना चाहिए। तो ए से लेकर बैटरी की रियोस्टेट सी तक जाना चाहिए। तो ए से देखो यहां पर दूसरी टैप की तक गया वायर, और वहां से वो बैटरी की रियोस्टेट के पास से होकर सी में गया। तो दूसरा टैप की दबाने पर आपका बैटरी की रियोस्टेट कनेक्ट होगा।
अब जैसे ये पूरा सेटअप हो गया, इसका मतलब आपके 2 रेजिस्टेंस अवेलेबल होंगे, तीसरे रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। पहले 2 रेजिस्टेंस कौन से P और Q, वो हमेशा रेशियो में होते हैं और उनका रेशियो कैसा होता है, या तो 1 होगा, या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा। उनका रेशियो फिक्स्ड होता है। तो अगर P और Q का रेशियो फिक्स है तो R और X का रेशियो भी फिक्स्ड ही बनेगा। तो X जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये पूरे आर्टिकल में लिखा है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये अननोन रेजिस्टेंस कभी अननोन नहीं होता, कभी कभी एक सिंपल वायर होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ जो इलेक्ट्रिक वायर है वो कॉपर का है, अगर मैंने कुछ लेंथ ऑफ वायर काट के उसके ऊपर का रबर कोटिंग हटा के सिंपली आपको वायर दिया जो करीबन 120 सेंटीमीटर का है, मुझे जानना है कि 120 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे? मैंने यहां से कॉपर वायर कट किया 120 सेंटीमीटर का और आपको मैंने दे दिया और मैंने बोला आपको कि मुझे इसका रेजिस्टेंस ढूंढ के दो, तो आप क्या करोगे? बोलो ना, कैसे ढूंढोगे रेजिस्टेंस? अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है वो 2 एंड के बीच में आप मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर कनेक्ट करो, नॉब रेजिस्टेंस पे लेके जाओ, डायरेक्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझा? तो मल्टीमीटर डायरेक्ट रीडिंग देने के लिए बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, पोर्टेबल है और सबसे इजीएस्ट है। आज की तारीख में हम वो यूज करते हैं। बट जब मल्टीमीटर नहीं था तो क्या मेथड अवेलेबल थे? तो ऐसे कुछ मेथड्स अवेलेबल थे और ऐसे मेथड में हम क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो आपका C पॉइंट है और जो D पॉइंट है वहां जो X कनेक्टेड है वो X की जगह पे बड़ा सा वायर लगा देते थे और वायर लगाने के बाद P और Q का रेशियो ऐसा मैनेज करते थे कि उनका रेशियो 1 आए और P और Q का रेशियो अगर 1 आ गया तो R और X का रेशियो भी कितना आना चाहिए? 1। तो ब्रिज बैलेंस होगा और वो ब्रिज बैलेंस करने के लिए X की वैल्यू मुझे नहीं पता बट R की वैल्यू में इंक्रीज करते जाऊंगा, तब जाके गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब इधर जो रेजिस्टेंस रखा वो एग्जैक्टली सिमिलर टू X ओम रेजिस्टेंस है। समझा? इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को मेंटेन करते थे या कैलकुलेट करते थे। अब चलो, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है? 1 2 3 4 5 कितने फैक्टर पे डिपेंड है रेजिस्टेंस? एरिया, गुड, और लेंथ, यस, और किस पे? अरे बोलना, गलत तो गलत, उसमें क्या है? मैं तीसरा उंगली नहीं करूंगा आगे और मैं उंगली भी नहीं करूंगा तो बोल, तीसरा क्या था? किस पे? टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, गलत है तो गलत, उसमें हंसो मत, बोला ना उसने प्रेशर। किस पे? चौथा? फिर से, रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड है? 1 2 3 4 5, जिसमें से पहला है एरिया, दूसरा लेंथ, तीसरा टेम्परेचर, चौथा मटेरियल, पांचवा दैट्स इट। रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड है, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? जितना एरिया कम उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। पतला वायर ज्यादा रेजिस्टेंस, मोटा वायर कम रेजिस्टेंस। एसी में इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए वोल्टेज हमें हाई चाहिए, तो वोल्टेज हाई मतलब करंट हाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू I है, करंट ज्यादा के लिए रेजिस्टेंस क्या चाहिए? कम चाहिए। रेजिस्टेंस कम लेने के लिए वायर कैसा चाहिए हमें? पतला या मोटा? मोटा वायर। जितना ज्यादा वायर या जितना ज्यादा वायर उतना रेजिस्टेंस कम, है ना, क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ज्यादा एरिया कम रेजिस्टेंस, समझा? कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, तो इसीलिए हम लोग उसका एसी का वायर है ना मोटा रखते हैं, समझा? ज्यादा करंट सप्लाई करने के लिए। पतला वायर रखेंगे तो क्या होगा? ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, कम करंट फ्लो करेगा। एसी को करंट ज्यादा चाहिए तो ज्यादा खींचेगा करंट, उसका कैपेसिटी है कि वो खींच सकता है, पर वो खींचेगा, वायर की कैपेसिटी नहीं है सप्लाई करने की, वायर जल जाएगा। एसी को कुछ नहीं होगा, वायर जलेगा, वायर के साथ साथ सॉकेट उड़ेगा, समझा? अब सॉकेट में भी 3 सॉकेट होते हैं, वो 5 एम्पियर के होते हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हो। एसी के लिए अलग से सॉकेट बनते हैं ना, वो सॉकेट 15 एम्पियर या 20 एम्पियर के होते हैं, क्योंकि उसको 15 एम्पियर करंट स्टार्ट करने के लिए चाहिए एसी।
तो 15 एम्पियर अगर एम्पियर सॉकेट वाला ही नहीं होगा तो वो ज्यादा करंट सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप 3 एम्पियर या 5 एम्पियर वाला सॉकेट यूज करते हो तो सॉकेट भी उड़ेगा, वायर भी जलेगा, ठीक है। एसी को फिर भी कुछ नहीं होगा। तो एसी के साथ अंदर है ना स्टेबलाइजर लगाया जाता है, यू नो स्टेबलाइजर, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। तो वो स्टेबलाइजर इसको कंट्रोल करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझा पीओ बॉक्स में वहां का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रेजिस्टेंस तो आपने मुझे बता दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या? क्या वो दोनों सेम है? रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है? डेफिनेटली अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या? और वो किस पे डिपेंड होता है? गुड वन, मटेरियल पे और फिर से सब चीज चिपकाओ, फिर से वही चारों चीज चिपकाओ, है ना, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, सब वही चिपकाओ। तो क्या फर्क है फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में? रेजिस्टिविटी इज इट्स आल्सो इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक ही है, नाम दो अलग अलग है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड है? दो चीजों पे, एक तो मटेरियल पे और एक टेम्परेचर पे। At a particular temperature, the resistivity of a material is directly proportional to its material. वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं है। तो मुझे फाइनली क्या ढूंढना है? रेजिस्टिविटी। किधर है? ये रही। तो रेजिस्टिविटी ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही है। तो जनरली ये फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी हटाए, कोई तो कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो x इक्वल टू रो एल बाय ए। रो को अलग किया तो क्या हो जाएगा? x से बाय एल हो जाएगा, जिसमें a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मुझे वायर का रेडियस पता है तो एरिया को मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी ढूंढने के लिए पाई आर स्क्वायर x बाय एल। लेंथ मैंने आपको दे दिया 120 सेंटीमीटर बराबर, x आपने ढूंढ लिया r की वजह से, आपको वायर का रेडियस मैंने दे दिया तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर का ढूंढ सकते हो। समझा ना? ये फॉर्मूला है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ढूंढने में आपको हेल्प करता है किसी भी वायर का। ओके, चलो यहां पर हो गया ये दोनों पार्ट। अब ये दोनों में ना पीओ बॉक्स है ना, हॉट फेवरेट क्वेश्चन है जनरली बोर्ड में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इतना ही आता है। और ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। और बच्चे ने क्या बनाया पता है? वो बाहर लेटर बॉक्स डालते हैं ना, रेड कलर वाला, वो ड्रॉ किया। लिटरली उसको भी हमने मार्क्स दिया क्योंकि बच्चा फेल हो रहा है। तो क्वेश्चन फिजिक्स में आता है, ड्रॉ पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने का 2 मार्क्स है। 4 लेबलिंग होनी चाहिए, कम से कम 4 लेबलिंग में आप कितने सारे हो गए? ई हो गया, के हो गया, आर एच हो गया, एक्स हो गया, जी हो गया, हो गए आपके 4 लेबलिंग, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स का अलग से डायग्राम ड्रॉ करने आता है। कुछ नहीं आया तो एटलीस्ट एस बना के आओ, है ना, और यहां से वहां से गोल घुमा के कहीं पे भी वायर जोड़ दो, आधा मार्क्स तो मिल जाएगा ना। डायग्राम कैसा भी हो आधा मार्क्स मिल जाता है। पर आप फेल हो रहे हो तो आधा मार्क्स मिलेगा, पास हो रहे हो और अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है तो नहीं मिलेगा, फिर वो टीचर्स लोग मार्क्स काटते हैं। हमारी क्या रूल्स होते हैं? बच्चा अगर फेल हो रहा है पास करो, और बहुत ज्यादा पास हो रहा है तो कम पास करो, मतलब उसको लाके बीच में एवरेज में डालो। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। कुछ लिखना बाकी है? चलो लिख लो, किसका बाकी है? हो गया सबका? मैं सेल्फी देख रहा था। पूरा बोर्ड आना चाहिए, एज तक आना चाहिए, यहाँ तक सब देख लो चाहिए। देखूंगा ही ना मैं, वो फर्स्ट बेंच पे हाँ आया है। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक।
बेटा ये क्या है, ये क्या है? लाइन नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं? वायर। ये क्या है? वायर। देखो आगे देखो, आगे देखो, ये क्या कनेक्ट कर रहा हूं मैं? और रियोस्टेट ना। अब ये क्या बन गया? सर्किट। बट इसको हम नाम देंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सिंपल एक वायर होता है, एक बैटरी की रियोस्टेट कनेक्ट करके सर्किट जैसा बना दिया और हम उस बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा? पहले तो वायर ए बी है तो उसका लेंथ हम लोग ले लेंगे ए बी, ये वायर का लेंथ आ गया। बैटरी सप्लाई कर रहे हैं तो बैटरी का ईएमएफ होता है, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है बेटा? ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? क्या फर्क है ईएमएफ और वोल्टेज में? कोई छोटा कोई बड़ा? वोल्टेज ज्यादा होता है, ईएमएफ कम होता है, ऐसा कुछ? इसी का रिमोट पड़ा है क्या? लाना, बोलो ना, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? नहीं पता ना बोल दो, नहीं पता बोल दो। तो 11 में किया क्या? किससे सीखे 11? मैं नहीं सिखा रहा, मेरे से मत बोल, मैं वो चैप्टर नहीं सिखाया था, मैं पीछे पीछे से आया। अजय सर, ये क्या है? चुप रहे। इसमें भी देख मेरा नाम है। अरे वाव, ये क्या है? ये क्या है? डबल ए बैटरी। ठीक से बोलो ना, पता है तो बोलो, हाँ नहीं पता तो ना बोलो। ये क्या है? सेल है। और जब दो सेल कनेक्ट होते हैं क्या बन जाता है? बैटरी। समझे कि नहीं? जब एक या एक से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट होते तो बैटरी बन जाती। ये अभी बैटरी है, हाँ, जो हम लोग वहां कनेक्ट करते हैं ना। अगर सेल होता तो हम क्या करते? एक वर्टिकल, एक और ये लाइन, छोटा बड़ा एक सेल। जब एक से ज्यादा है तो दो या दो से ज्यादा बार ऐसा लाइंस करते हैं तो ये क्या बन जाता है? बैटरी। इसका वोल्टेज कितना है? एनी आइडिया? 1.5 वोल्ट। तो वो सब कुछ कैसे पता है? इधर देखा, इसको देखा। इसका वोल्टेज कितना होता है? 1.5। इसके ऊपर लिखा होता है, पता है आपको? कभी ध्यान से देखो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं मीटर लेके आऊं, कोई तो मीटर लेके आऊं और वो मीटर को यहां से यहां कनेक्ट करूं और वो मीटर को मैं वोल्ट पे लेके जाऊं, वोल्टेज पे, हाँ, तो मुझे जो वैल्यू दिखाएगा वो कितनी रहेगी? 1.5। और जो 1.5 वैल्यू दिख रहा है, इसका वैल्यू वो है कैपिटल ई, बोले तो ईएमएफ। अब आगे सुनते हैं। इसके साथ मैंने एक छोटा सा बल्ब लिया, बल्ब के दो एंड पे मैंने दो वायर लगा दिए और एक वायर इधर लगाया, एक वायर इधर लगाया, तो आपका बल्ब लाइट होगा, बल्ब ग्लो होना चालू हो गया। अब मुझे वही मीटर, वोल्ट मीटर, इधर और इधर कनेक्ट कर रहा हूं और मैं उसको वोल्टेज पे लेके जा रहा हूं। अब मुझे क्या वैल्यू दिखेगी पता है? 1.49। जो मुझे 1.49 वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू क्या है? V, बोले तो वोल्टेज। मैं 1 घंटे के बाद ये एक्सपेरिमेंट फिर से करता हूं, बट इसके बीच में मैंने यहां से यहां जो बल्ब लगाया था उसको चालू रखा है। 1 घंटे के बाद आने के बाद मैं यहां पर दो टर्मिनल्स पे बैटरी कनेक्ट करा और बैटरी को वोल्टेज पे लेके जाके मैं अंदर देख रहा हूं, मुझे वैल्यू दिखेगा 1.43। समझे कि नहीं? वो क्या दिखा रहा है? वोल्टेज। तो आप देख रहे हो वोल्टेज की वैल्यू कम होते जा रही है। और अगर मैं ऐसे 2-3 दिन के बाद देखूंगा, मुझे वैल्यू दिखेगी 1.27 या और भी कम, और भी कम, और कुछ महीनों के बाद वो वैल्यू 0 मतलब ये डिस्चार्ज हो गया, इसका पोटेंशियल डिस्चार्ज हो गया।
अब जनरली ये करता क्या है, सिंपल सर्किट में अगर ये सेल है तो सेल है ना यहां से करीबन 100 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम बल्ब के पास भेजता है। बल्ब उस 100 में से है ना करीबन 20 इलेक्ट्रॉन्स खा लेता है बल्ब चालू होने के लिए, बचे हुए 80 इलेक्ट्रॉन्स उसको रिटर्न देता है। ये क्या बोलता है, बाकी 20 किधर छोड़ के आया, बोलता है उसने ले लिया। अब जो उसने ले लिया तो बाकी जो यहां पर बच्चे 80 आए तो ये बोलता है कोई नहीं मैं तेरे को और 20 देता हूं, ऐसे करके फिर से 100 भेजता है। 100 इसके पास जाता है, फिर से ये क्या करता है 20 खा लेता है, फिर से 80 आता है। और ऐसे चक्कर में हर बार ये क्या कर रहा है, सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। इसका ईएमएफ करंट के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, और ये बल्ब वो चार्ज या वो करंट खा रहा है क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए ये कंटिन्यूस क्या सप्लाई कर रहा है, एनर्जी। ये जो एनर्जी सप्लाई करता है वो होता है ईएमएफ, बट पहुंचने के बाद जो एनर्जी यूज हो जाती है वो होती है वोल्टेज। ठीक है, तो ईएमएफ हमेशा बड़ा रहेगा, सप्लाई ड्रॉप जो हुआ वो कम रहेगा, समझा। तो वोल्टेज हमेशा छोटा रहता है, और वोल्टेज किधर मेजर होता है, एक्सटर्नल सर्किट में, और ईएमएफ जो है वो सेल के अक्रॉस मेजर होता है। इतना समझ रहे हैं आप लोगों को, क्लियर है ना ये। तो अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज लेकर आऊं तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या रहेगा, एक वायर रहेगा, एक बैटरी रहेगा, की रहेगा, रियोस्टेट रहेगा। इतना सारा कनेक्शन करके मैं क्या दिखा रहा हूं, पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर दिखने में काफी बड़ा होता है, समथिंग इतना बड़ा। क्या होगा पता है, एक बड़ा सा बोर्ड रहेगा, जो मैं रफली आपको ड्रॉ करके देता हूं। एक बड़ा सा बोर्ड है, ऐसा वुडन का बोर्ड। उस वुडन के बोर्ड में 1 और 2 पॉइंट है जो ए और बी है, यहां पर लिख लेते हैं ए और बी, और साथ में कुछ वायर्स है ऐसे कनेक्टेड। ऐसे वायर कनेक्टेड है। अब ये वायर लगभग है ना 100 सेंटीमीटर का इधर तक होता है, तो यहां से वो फिर से इधर कितना होगा, नेक्स्ट 100, 300 एंड 400, यानी ए और बी के बीच में 400 मीटर का वायर होता है। ये आपके कॉलेज में रहेगा ऐसा एपरेटस, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इसके साथ यहां पर हम क्या कनेक्ट करते हैं, बैटरी, और फिर की, एंड देन रियोस्टेट, ऐसा कुछ। अब आप इस बॉक्स को हटा दो तो आपको ये डायग्राम है ना एफ शेप दिखेगा। इस वायर को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा वायर, साथ में बैटरी की रियोस्टेट, ये क्या बन गया, क्या बन गया, पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर है ना एक ऐसा डिवाइस है जो बैटरी सप्लाई कर रही है करंट को। हमें ये क्यों यूज करना है, क्योंकि मेरे पास है ना ऐसा कोई तो अननोन सेल है, ऐसा कोई अननोन सेल है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं कि इसका वोल्टेज कितना है, मुझे इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब ये अननोन सेल आपको पता है कि आप मल्टीमीटर जोड़ोगे तो तुरंत दिख जाएगा, मल्टीमीटर ने सारा काम आसान कर लिया है। बट जब मेरे पास मल्टीमीटर नहीं था तो मैं ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करता था वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। बट इस सेल का वोल्टेज फिर भी एक बार आसान है। मैं आपको एक और बैटरी दिखाता हूं, जो सेल है या बैटरी आप आइडेंटिफाई करो। आपने नाम सुना है, सुना है, सुना है ना, देखा है, कैसा होता है, हाँ चलो चलो चलो। एक बीकर है, किसका है, कॉपर का, कॉपर मटेरियल का बीकर है, ठीक है। उसके अंदर सॉल्यूशन डाला गया है। कौन सा सॉल्यूशन है, क्या होता है ये, कॉपर सल्फेट। उसके अंदर हम लोग एक क्या करते हैं, पोरस स्पॉट डालते हैं, यू नो पोरस स्पॉट। माइका पता है आपको, एस्बेस्टोस पता है आपको, चिनाई मिट्टी पता है आपको, क्रॉकरी पता है आपको, पहले 3 वाले नहीं पता है, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। एस्बेस्टोस, माइका, चिनाई मिट्टी, कुछ नहीं पता। चिनाई मिट्टी मतलब चाइनीज मिट्टी बोलते हैं, जिससे हम लोग क्रॉकरी बनाते हैं। आपका क्रॉकरी का जो कप एंड सॉसर है, जो डिश है, वो गिर गया तो टूटने का देखो अंदर व्हाइट कलर का दिखता है, ऊपर चाहे कैसा भी पेंट हो अंदर व्हाइट कलर का होता है ना, तो वो किससे बना होता है, चिनाई मिट्टी से।
समझे कि नहीं? तो ये जो पोरस पॉट है, अभी पोरस पॉट होता कैसे पता है क्या? आपका वो रेड कलर का या ब्लैक कलर का मटका पता है आपको, पानी का मटके में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं एयर गैप्स के लिए, वैसे इस पोरस पॉट में ना छोटे छोटे गैप्स होते हैं पोरस पॉट वाले, ठीक है। अब ये पोरस पॉट के अंदर एक सॉल्यूशन डाला जाता है, तो सॉल्यूशन का कलर मैं चेंज करता हूं। इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कौन सा है पता है? आपका फेवरेट है ना, HCl। उसके अंदर हम लोग एक रॉड डालते हैं, बेटा रेड वाला ब्लैक वाला दे, इसके अंदर एक रॉड डाल देते हैं, ये रॉड भी आपका फेवरेट है। और यहां पर एक कनेक्शन होता है, ये बन गया आपका डैनियल सेल, ठीक है। कॉपर का वेसल, कॉपर के वेसल में कनेक्शन Cu2+ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसके अंदर पोरस पॉट, पोरस पॉट के अंदर HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन के अंदर जिंक रॉड, जिंक एक्ट एज अ नेगेटिव, दिस एक्ट एज अ पॉजिटिव, ये बन गया डैनियल सेल। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका अलग रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन वेरी करके इस पूरे सेल का मैं वोल्टेज बदल सकता हूं, समझे कि नहीं? बट मुझे जानना है कि इसका वोल्टेज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस पॉइंट इधर कनेक्ट करूंगा, ये माइनस पॉइंट है ना, कहां लेके जाऊं मैं लेके जाऊंगा गैल्वेनोमीटर में, माइनस पॉइंट लेके जाऊंगा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में, और वहां से क्या लेके आऊंगा, मेरा फेवरेट जॉकी। अब जब तक ये आपने कनेक्शन नहीं किया तो ये बैटरी क्या कर रही है, करंट सप्लाई कर रही है, दिख रहा है आपको, समझ रहे हो ना, करंट सप्लाई कर रही है। और इसके बाद ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, पर यहां का जॉकी टच नहीं किया, तो ये सेल कनेक्टेड है या नहीं है? नहीं है। फिर जॉकी को जब मैं इधर टच करूंगा तो इसका मतलब आपका आने वाला करंट यहां पहुंच रहा है, और ये सेल का पॉजिटिव से करंट निकलेगा और वो करंट इधर आएगा, है कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट निकल के इधर आएगा, इधर से करंट निकल के इधर आएगा, दो करंट इधर ऐड हो रहे हैं, वो दोनों करंट क्या कर रहे हैं, पूरे वायर में फ्लो के निकल रहे हैं। पर जॉकी को इधर टच करते ही ये सेल का करंट यहां से आके जॉकी में ही जाएगा, जॉकी से गैल्वेनोमीटर से होके इस नेगेटिव क्या पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट कहां से कहां फ्लो होगा, जॉकी से गैल्वेनोमीटर, तो आपको गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, वन साइड डिफ्लेक्शन, समझा ना, समझे कि नहीं? जॉकी को मैंने ए पे टच किया है, तो इसका मतलब ये सेल का ईएमएफ या करंट यहां पर आने के बाद सीधा जॉकी में जाएगा, और जॉकी से होके गैल्वेनोमीटर से इसके पास आके न्यूट्रलाइज हो गया, तो जॉकी में से करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, यानी वन साइड डिफ्लेक्शन। बट उसी जॉकी को उठा के मैं जब बी पे टच करता हूं तो मुझे क्या दिखता है, मुझे दिखता है कि जो यहां से आने वाला करंट है वो वायर से थ्रू होकर बी के पास जा रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर से जॉकी की तरफ जाने वाला करंट है। अगर ये मैं जॉकी को यहां टच कर देता हूं तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव से आने वाला करंट वायर से होकर फिर जॉकी में जाएगा, फिर गैल्वेनोमीटर में जाएगा, और वो कम से कम जाएगा, और कम से कम गया इसका मतलब अदर साइड डिफ्लेक्शन। तो कहीं ना कहीं यहां पर जॉकी वन साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यहां पर अदर साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसके बीच में टैप करने पर कोई तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर मुझे क्या दिखाएगा, नल डिफ्लेक्शन, यानी नो डिफ्लेक्शन। और जैसे नो डिफ्लेक्शन आया मतलब ये सेल का वोल्टेज और ये दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ, सेल का वोल्टेज को नाम देता हूं E1, इसके सेल के वोल्टेज को नाम दिया E1, और यहां की जो लेंथ है उसको नाम देता हूं L1। ये दोनों कैसे है, सेम है। पर वोल्टेज और लेंथ सेम नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई तो कांस्टेंट दे देंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाया, सम कांस्टेंट लेकर आए, और कांस्टेंट के साथ हमने L1 डाला, तो आपका ये पहला वाला फॉर्मूला बन गया, E1 इक्वल टू KL1। समझे कि नहीं? E1 कौन है, डैनियल सेल का वोल्टेज, जिसको हम EMF बोल सकते हैं या सेल वोल्टेज बोल सकते हैं। L1 कौन है, पोटेंशियोमीटर का लेंथ है, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। और K क्या है, कांस्टेंट, उसको नाम दे देते हैं, और ये नाम आपने सुना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, सुना है ना। ग्रेडियंट म्हणजे काय, समथिंग अपॉन डिस्टेंस, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, है ना। देखो ग्रेडियंट में पीछा नहीं छोड़ेगा, समथिंग अपॉन डिस्टेंस, और ये समथिंग क्या है, पोटेंशियल, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल बोले तो ये वाला पोटेंशियल, और डिस्टेंस बोले तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा लेंथ। इसका मतलब ये जो लेंथ है L,
और इसका जो ईएमएफ है इन दोनों का रेशियो बनता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझे कि नहीं? E बाय एल या V बाय एल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का फिक्स होता है। वायर जब तक 400 मीटर का है पोटेंशियल ग्रेडियंट फिक्स रहेगा। ओके, चलो डैनियल सेल हो गया। नेक्स्ट टाइम एक और सेल लेकर आएंगे, दूसरे सेल का नाम है लेकलेंच सेल। लेकलेंच सेल, ले बेटा कनेक्शन कर दे। हाँ, नेक्स्ट टाइम लॉग टेबल लेकर आओ भर भर के समय। चलो बाय बाय बाय। समझ रहे हैं ना? मैं से बात हो गई।